नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवेद रोशन राही के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक कहानी के माध्यम से देश में ऑटिज्म के बारे में क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। वो हालात चाहे पेरेंट्स के हों या एक्सपर्ट्स के हों। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी एक हाथी और उसके आसपास खड़े कुछ लोगों की है जिन्हें दिखाई नहीं देता है। किसी के हाथ में हाथी की पूंछ है, कोई हाथी के पैर को पकड़ के खड़ा है, कोई कान को पकड़े हुए है और कोई सूंड को टटोल रहा है। यानी कि वो हाथी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है। चूंकि उनको दिखाई नहीं देता है या दिखाई नहीं दे रहा है, इस कारण से वो हर चीज़ को जो उनके हाथों में है अलग अलग रूप से एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उसी हिसाब से वो उसकी इमेज बनाते हैं कि वो क्या हो सकता है। ये कहानी आप सबने पढ़ी होगी, सुनी होगी। उन व्यक्तियों में से कोई झाड़ू समझ रहा है हाथी की पूंछ को, कोई खंबा समझ रहा है हाथी के पैर को, कोई सूप समझ रहा है हाथी के कान को और कोई पाइप समझ रहा है हाथी की सूंड को। यानी कि सबकी अलग अलग अवधारणाएं हैं और सब अलग अलग तरीके से हाथी को समझ रहे हैं। कोई भी एक पूरी इमेज नहीं बना पा रहा है क्योंकि इमेज के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है। ठीक यही स्थिति, ठीक यही हालात आज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में हमारे समाज में है। हमारा समाज जिसमें पेरेंट्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं। पेरेंट्स चूंकि इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो जैसा सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं वैसा स्वीकार करते हैं। प्रोफेशनल्स जो जिस एरिया का है, यानी कि मान लीजिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है तो वो इसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर समझ रहे हैं, जो कि है, ये गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर नहीं है। अब स्पीच थेरेपिस्ट है, वो इसे सिर्फ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर समझ रहे हैं, जो कि है, लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर नहीं है। ठीक वैसे ही स्पेशल एजुकेटर्स वो इसे एक खंबा समझ रहे हैं हाथी के पैर को, यानी कि उसे वो सिर्फ एक ऐसा डिसऑर्डर समझ रहे हैं जिसको ट्रेनिंग देने से ठीक हो जाएगा। ऐसा है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। यानी कि जितने भी एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो सब अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। और यही विडंबना है और यही कटु सच्चाई है कि पूरा होलिस्टिक ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन प्लान नहीं हो पाता है। और हम जब WHO के रिकमेंडेशन को देखते हैं तो वो कहता है एविडेंस बेस्ड साइको सोशल इंटरवेंशन। अब यहाँ पर एविडेंस बेस्ड हो गया, प्रमाण आधारित, यानी कि सबूत के बेस पर। दूसरा साइको सोशल, साइको मीन्स जो हमारे शरीर के अंदर है, हमारी क्षमताएं, योग्यताएं, एबिलिटीज़। सोशल मतलब जो हमारे शरीर के बाहर है, यानी कि हमारा वातावरण, हमारा इन्वायरमेंट, हमारे आसपास जो कुछ भी है। पेरेंट्स हैं, परिवार है, समाज है, स्कूल है, ये सोशल इन्वायरमेंट है। साइको सोशल एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन होगा तो जाकर कंप्लीट इंटरवेंशन होगा। अब यहाँ पर जहाँ तक एबिलिटी की बात है तो वहाँ हम थेरेपीज़ का सहारा लेते हैं। हम बच्चे को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, हम बच्चे को उसकी एबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं थ्रू द थेरेपीज़। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपीज से हम उसकी समस्याओं को कम करते हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को दूर करने की कोशिश करते हैं और सेंसरी प्रोसेसिंग को कंप्लीट या प्रॉपर करने की कोशिश करते हैं।
ठीक उसी तरह से हम स्पीच के माध्यम से स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम कहते हैं कि ब्रेन यानी कि हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग जब तक एक होलिस्टिक वे में काम नहीं करेगा तब तक अलग अलग काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि ब्रेन का अगर एक पार्ट अलग काम कर रहा है, दूसरा पार्ट अलग काम कर रहा है, तो होलिस्टिक लर्निंग नहीं होगी। होलिस्टिक लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि ब्रेन एक डायरेक्शन में काम करे, एक साथ काम करे, और ये बहुत ज़रूरी होता है कंप्लीट इंटरवेंशन के लिए। तो यहाँ पर साइको एजुकेशन थेरेपी मदद करती है। अब इंटरनल पार्ट के बाद जो बात आती है वो होती है सोशल यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसके आसपास का एनवायरनमेंट, और इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। सब ये सोचते हैं कि बच्चा जब ठीक हो जाएगा तो वह एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने लगेगा। यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट सपोर्ट भी चाहिए। एनवायरनमेंट पे कोई मेहनत नहीं होती है, कोई सपोर्ट नहीं होता है, सिर्फ इस बात पर फोकस होता है कि बच्ची की एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी तो वो करने लगेगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर हम बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो उसके लिए उसका एनवायरनमेंट देना भी बहुत ज़रूरी है। क्या बच्चे को हम बगैर स्केट्स के स्केटिंग सिखा सकते हैं? नहीं। बगैर पानी के स्विमिंग सिखा सकते हैं? नहीं। तो ठीक वैसे ही बगैर एनवायरनमेंट के क्या हम उसे एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करना सिखा सकते हैं? नहीं। बड़ा क्लियर है कि हमें जो चीज़ सीखनी है वो उसी सिचुएशन में सीखनी होगी जिस सिचुएशन में वो होनी है। और ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत आसान सी चीज़ है कि अगर आपको कोई भी काम सीखना है तो उसके एक्चुअल एनवायरनमेंट में सीखेंगे तो बेस्ट होगा। अगर आप कॉपी पेन पे सीखेंगे और फिर खाना बनाने जाएंगे, अगर आप रेसिपी को लिख लिख कर याद कर लेंगे और उसके बाद खाना बनाने जाएंगे तो गलती होने की पूरी संभावना है, आप अच्छी डिश नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आप वही डिश 4 बार 5 बार बना कर सीखेंगे तो आप बेहतरीन बनाएंगे। ठीक यही फ़र्क होता है लैंग्वेज, स्पीच, रिकॉग्निशन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, कि बच्चा कर कर के जब सीखता है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है तो वो बेहतर सीखता है। वो थेरेपी सेशन में सीखता है लेकिन बाहर आकर उसे कोई इन्वायरमेंटल सपोर्ट नहीं मिलता है और फिर वो उसको अप्लाई नहीं कर पाता। जब वो अप्लाई नहीं करता तो दूसरे दिन तक भूल जाता है। ये एक ऐसी कमी है जो बच्चे के अच्छे से अच्छे इंटरवेंशन को, अच्छे से अच्छी थेरेपीज़ को बेकार कर देती है, और ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रोफेशनल से मदद लें, बच्चे के एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करें, बेटर करें, स्ट्रक्चर करें, रीस्ट्रक्चर करें और उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। और इस काम में जो मदद करता है वो होता है पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पर आप स्वयं भी कर सकते हैं। हमारा ये कहना है कि ये काम आप स्वयं भी कर सकते हैं अगर आपके पास वो अप्रोच हो, अगर आपके पास वो दृष्टिकोण हो, अगर आपकी सोच वैसी हो तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मदद लेनी चाहिए, ये हमारा सुझाव है। दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी के माध्यम से आप ऑटिज़्म को समझ पाए होंगे या समझने की कोशिश करेंगे। अब आप ऑटिज़्म को एक हाथी की तरह स्वीकार करें, उसके किसी अंग की तरह नहीं, और अपना दृष्टिकोण बड़ा करें, समझें, जानें और समझने की कोशिश करें, जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करें। इसके बाद आप उस पर काम करें, थेरेपिस्ट की मदद लें, आगे बढ़ते रहें और बच्चे को आगे बढ़ाते रहें। उम्मीद है ये एपिसोड आपके काम आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।